हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। इसमें पढ़ने वाला है पहला चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था मतलब इसमें सिर्फ ठोस अवस्था के बारे में ही पढ़ना है। ऐसे अवस्थाएं तो 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ ठोस के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम पदार्थ से स्टार्ट करते हैं कि अवस्थाएं किस में आती है, पदार्थ में आती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। पदार्थ, तो पदार्थ किसे कहते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं होगा तो पता बता दे रहे हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जो जिसका कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरती हो। अब कैसे, जैसे मान लीजिए ये पेन है तो इसका कुछ द्रव्यमान होगा और स्थान भी घेरती होगी। मतलब ब्रह्मांड की या संसार की हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरती हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। जी दोस्तों, तो हमने यह डेफिनेशन लिख लिया है कि ब्रह्मांड की वो वस्तुएं जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट हो गया, ईंट का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और वह कुछ स्थान घेरती होगी। मतलब प्रत्येक वो वस्तु आ जाएगी जिसका कुछ द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं देख लेते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक। तो मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन हमें पढ़ना है मुख्य रूप के बारे में। तो पदार्थ की ऐसे मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला ठोस अवस्था, दूसरा अवस्था, और तीसरा गैस अवस्था। अब ये मत सोचिएगा कि 3 ही होती 5 हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से 3 ही होती हैं। मुख्य रूप से ठीक वैसे होती 5 है। एक प्लाज्मा होता है और एक बोस आइंस्टाइन, ठीक। तो हमें पढ़ना है बस 3 के बारे में, वैसे आगे बता देंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, ये सब के बारे में। अब ठोस अवस्था, इसमें भी हम लोग को पढ़ना सिर्फ इसके बारे में है, ठोस अवस्था के बारे में। गैस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं, अब आगे डालते हैं हेडिंग ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठीक। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो ठोस अवस्था, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद समझाते हैं आपको। परिभाषा लिख दिया है, सॉलिड स्टेट, ठीक। बातें समझा देते हैं। जिसमें अणुओं के बीच, मतलब ठोस अवस्था होती है जिसमें अणुओं के बीच अंतराणविक बल, जिसे अंतराणविक बल किसे कहते हैं? अणुओं के बीच लगने वाला बल, अणुओं के बीच लगने वाला बल। मान लीजिए कि यह एक क्या है, कोई ठोस, मान लीजिए ठोस पदार्थ है, सॉलिड। मान लीजिए बर्फ ही है, बर्फ है, ये क्या है? बर्फ, ठीक। तो इसमें अणुओं के बीच, जैसे 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, ऐसे अणु हो गए ये सब ना। तो इसमें अणुओं के बीच इतनी ज़्यादा एकदम, मतलब बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं। अंतराणविक बल बहुत ज़्यादा होता है, जो एक दूसरे के पास रहते हैं, एकदम पास। इसीलिए यह सॉलिड के रूप में होता है, ठोस के रूप में होता है। और यह ठोस मतलब बर्फ होता है, उसका आकार भी निश्चित होता है। जिस आकार में, जैसे बोतल में डाल दिए तो बर्फ जम गया तो बोतल के आकार का हो जाएगा, उसकी आकृति भी निश्चित होती है।
आकार और आकृति दोनों निश्चित होते हैं और उसका आयतन भी फिक्स होता है। जैसे आयतन 1 लीटर के बोतल में अगर जम गया तो उतना ही रहेगा, अधिक नहीं होगा, चाहे उसको कहीं भी रख दीजिए, तो वो होता है आयतन। आयतन और आकार दोनों निश्चित हो गया। अब ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लिए। अब चलिए द्रव पे आते हैं। द्रव किसे कहते हैं, ठीक, तो इसका भी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो देखते हैं अब द्रव अवस्था। द्रव का परिभाषा मान लीजिए कि ठोस की अपेक्षा जो इसके कण होते हैं, अणु होते हैं, वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूरी पर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जल है, जल और बर्फ में क्या अंतर है? उसमें जल का अणु क्या होता है कि बर्फ से थोड़ी दूरी पर, जैसे बर्फ क्या होता है कि एकदम जम जाता है तो उसके अणु एकदम पास हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि बर्फ है तो बर्फ के अणु एकदम एक दूसरे से मजबूती के साथ बंधे रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब इसको थोड़ा सा हीट देंगे तो क्या होगा कि ये एनर्जी मिलेगा उसको, तो उसके अणु अब दूर दूर हो जाएंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए एक पैसा नहीं है तो आप चुपचाप घर पे रहेंगे, ज्यों ही पैसा पा जाते हैं तो ही बाजार भाग जाते हैं। इसी प्रकार इसको भी अगर हीट देंगे तो इसके अणु दूर दूर हो जाएंगे, थोड़े दूरी पर हो जाएंगे, तो जल में बदल जाता है। इसी प्रकार इसकी अपेक्षा, मतलब ठोस की अपेक्षा इसके अणु थोड़ी दूर दूर होते हैं। तो ये मान लीजिए ये क्या है, ये गैस के अणु हैं, ठीक। इनके बीच अंतराणविक दूरी थोड़ा ज़्यादा होती है, अंतराणविक दूरी थोड़ा ज़्यादा होती है। अब देखिए जैसे क्या होगा, जल लिए, गिलास में लिए, तो गिलास का आयतन में जल, जैसे बोतल लिए 1 लीटर वाला बोतल, तो उसका आयतन 1 लीटर है, तो 1 लीटर में भरे रहेंगे तो 1 ही लीटर रहेगा, तो आयतन तो निश्चित है। अब आकार देखिए, बोतल में पानी भरे रहेंगे तो बोतल के आकार का रहेगा। अब उसी पानी को, 1 लीटर पानी को ही अब गिलास में डाल देंगे तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, गिलास के आकार का शेप ले लेगा, लेकिन आयतन कितना रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि बोतल 1 लीटर है और उसको गिलास में डाल दिया तो 2 लीटर हो जाएगा, नहीं। आयतन उसे ही कहते हैं जिसमें जितना, मतलब वो कितना अपने अंदर समा सकता है, किसी चीज़ को अपने अंदर कितना ले सकता है। तो 1 लीटर वाला बोतल है, उसमें 1 ही लीटर पानी हटाएगा। अब उसी पानी को एक गिलास में डालेंगे तो गिलास में भी तो जाके 1 ही लीटर रहेगा ना, उसी को आयतन कहते हैं। लेकिन आकार कैसा हो जाएगा, वो गिलास का शेप ले लेगा, और बोतल में रहेगा तो बोतल का शेप ले लेगा। इसी तरह से आयतन निश्चित होता है किसका, द्रव का, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि उसको जिस आकार में डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा, इसीलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। अब देखते हैं गैस के बारे में। गैस का डेफिनेशन लिख दें, चलिए लिख दें दोस्तों। तो हमने गैस का डेफिनेशन लिख दिया। अब गैस का डेफिनेशन लिख दिया है तो देखिए इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होता है कि इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक हो गया, अब इसके अणु इतने दूर दूर होते हैं कि इतना में बस 3 मीटर, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इनके अणुओं के बीच अंतराणविक बल, जैसे अणुओं के बीच लगने वाला बल, अंतराणविक बल बहुत कम होता है। अंतराणविक बल मान लीजिए 0 ही होता है, बराबर 0 ही होता है, समझ लीजिए 0 ही होता है। तो अब इसके अणु तो बहुत दूर दूर होते हैं, ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब देखिए आयतन और आकृति, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकृति भी, क्योंकि मान लीजिए कि गैस है, गैस को आप डब्बा में बंद कर दिए, ठीक, मान लीजिए छोटा सा डब्बा है उसमें बंद कर दीजिए, वो उसमें भी बंद हो जाएगा, और उसको खोल देंगे तो एक पूरे कमरे में भी फैल जाएगा। तो आयतन कितना था, मान लीजिए कि एक डब्बे में भरे थे तो इतना बड़ा डब्बा होगा, मान लीजिए डब्बा इतना बड़ा। अब इसको खोल दिए तो इसमें से निकलेगा तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। तब इतनी, मतलब इतना छोटे से उतने बड़े कमरे में फैल गया, तो आयतन इतना था, अब उससे ज़्यादा उतना हो गया। अब देखिए, अब डिब्बे में था तो डिब्बे के शेप में होगा, अब कमरे में आ गया तो कमरा का शेप ले लिया। इसी तरह, इसीलिए आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं गैस का, ठीक, याद रखना होता, रखिएगा, नहीं तो अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखिए
चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था। ठीक, तो अब देखते हैं कि ठोस अवस्था तो देख लिए हो कि आप किसे कहते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं कि जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो और अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम, मतलब अंतराणु की दूरी बहुत कम और अंतराणु की बल बहुत ज़्यादा, मतलब दूरी कम होगी तो बल बहुत ज़्यादा रहेगा, तभी दूरी कम होगी, और अगर दूरी ज़्यादा तो बल बहुत कम होगा। ठीक, इसके बाद इसको याद कर लीजिएगा। और देखिए ठोस के बारे में पढ़ना है तो ठोस के पहले टाइप्स ऑफ ठोस देख लेते हैं। ठोस के प्रकार। ठोस दो प्रकार का होता है। कौन कौन देख लेते हैं। पहला, दूसरा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड। ठीक, स्पेलिंग सही है, देख लीजिएगा, अमॉर्फस सॉलिड। और इसमें भी अब पढ़ना सिर्फ किसके बारे में, आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में सिर्फ पढ़ना है। अब ये अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। मिलते हैं।